नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वर्षा और आज से हम शुरू करने वाले हैं आपके लिए कहानियों का एक नया सफ़र। हर रोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी एक नई कहानी। आशा है आप सभी को ये कहानियाँ पसंद आएंगी और आप हमारे साथ कहानियों के इस प्यारे से सफ़र में साथ हो लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त वर्षा आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी के साथ। साहिबा आई थी। ये कहानी भी अमृता प्रीतम जी ने लिखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कहानियों का सफर। साहिबा आई थी। दुश्मन कहे जाते देश के प्राचीन स्थानों और खंडरों को देखने के लिए। उसके पास सिर्फ एक खत था, इस देश के एक भले से घर के नाम, कि वह साहिबा को कुछ रातें ठहरने की जगह दे दे। खत किसी पुराने वाकिफ मित्र का था जो जानता था कि उस घर में बड़े आराम से साहिबा को कुछ दिन गुजारने की जगह मिल जाएगी। घर के माँ बाप ने एक अलग और रोशन सा कमरा साहिबा के लिए खोल दिया। घर की दूसरी मंजिल पर एक छोटी सी रिहाइशगाह थी। सारी छत पर फूलों के गमले थे और वहां 2 कमरे घर के जवान बेटे के लिए थे। साहिबा को चाय पानी देकर उसका कमरा दिखा दिया गया, कुछ आराम करने के लिए कहा गया और फिर जब रात को खाने का समय आया, घर का बेटा भी नीचे आया। खाने की मेज को फूलों से ताज़ा करने लगा। उस वक्त माँ ने साहिबा को कमरे से बुलाकर बेटे से वाकिफ कराया और रोटी की प्लेटें मेज पर रखने लगी। माँ बाप ने, बेटे ने और मेहमान साहिबा ने मिलकर रोटी खाई और छोटी छोटी बातें मेज के इर्द गिर्द खिंचती रहीं। दूसरी सुबह साहिबा चाय पीकर घर से चल दी, उस प्राचीन शहर के मकबरे और मीनार देखने के लिए। सारे दिन वह बसों की टिकटें लेकर शहर के वे स्थान देखती रही जिनके कुछ नाम पते वह लिखकर लाई थी और शाम को अंधेरा होने से पहले ही लौट आई। इस तरह रात का खाना खाने का नियम उसी तरह था। साहिबा उसी तरह चाय पीकर चली जाती, लेकिन आने वक्त जब वह कुछ फूल, फल और मिठाइयाँ भी ले आती और खाने की मेज पर रख देती। घर की माँ ने उसे बहुत कहा, मना किया, लेकिन साहिबा को घर लौटते हुए अपने हाथ भरे हुए ही अच्छे लगते थे। चौथे दिन ही एक छोटा सा हादसा हो गया। घर के बेटे को मोटरसाइकिल चलाते हुए एक तंग जगह से गुजरते हुए टांग पर कुछ चोट आ गई थी। जख्म नहीं था, लेकिन भीतर मांस को कुछ जर्ब आ गई थी। वो आती बार डॉक्टर से पट्टी करवाकर घर आया था, लेकिन जब अपने कमरे में जाकर चारपाई पर लेट गया तो फिर वहां से उठना मुश्किल हो गया। माँ उसके कमरे में जाकर सेक भी करती रही और नीचे से चाय पानी उसके कमरे में पहुंचाती रही। उस शाम साहिबा जब शहर देखकर लौटी तो माँ हाथ में कुछ फल लेकर सीढ़ियाँ चढ़ रही थी ऊपर बेटे के कमरे में जाने के लिए। साहिबा को इस चोट की जब खबर लगी तो उसने माँ के हाथ से टांग पर मलने वाली दवाई पकड़ ली और चुपचाप उस लड़के के कमरे में जाकर उसकी टांग पर वह काली सी दवाई मरहम लगाने लगी। साथ ही पैरों की उंगलियां और तलवों को आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी कि चोट की सूजन उतर जाए। लड़का
संकोच से भर गया, लेकिन साहिबा ने पैरों को मलते हुए उस संकोच को भी मलकर उतार डाला। उस रात जब लड़के का खाना माँ के हाथ से लेकर उसके कमरे में गई, तो रात को किसी ज़रूरत के समय उसका सहारा बनने के लिए वहीं पड़े एक दीवान पर सो गई। सुबह होते ही साहिबा ने ऊपर के गुसल खाने में हाथ मुंह धोया और फिर नीचे माँ से अपने लिए और उस लड़के के लिए चाय नाश्ता लेने के लिए आई। 3 दिन की तामीरदारी के बाद लड़के की टांग इस काबिल हो गई कि वह मोटरसाइकिल तो नहीं लेकिन कार चला सके। इस अपनी चोट के कारण उसने काम से हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी, इसलिए घर में खाली था। माँ से कहने लगा, शहर से कुछ दूर बड़े बड़े खंडरात हैं, बहुत प्राचीन इमारतें भी। माँ, अगर आप कहो तो घर की गाड़ी ले जाऊं और साहिबा को वो दिखा लाऊं। बसों में तो वो वहाँ जाना मुश्किल ही है। माँ हंस दी, इनकार नहीं किया। वह कुछ खुश भी थी। उसका बेटा कुछ खुश नजर आता था। नहीं तो वह कॉलेज के ज़माने में ही एक मोहब्बत से मायूस होकर बड़ा अकेला सा रहने लगा था। ना अपनी शादी की बात सुनता था, ना किसी दावत पर कहीं जाता था। उस तरह 2 दिन गुजर गए तो साहिबा ने कहा, अगर कहीं वह उसे हरिद्वार ले चले, उसने गंगा में नहाकर देखना है। लड़के ने उसकी ख्वाहिश माँ से कही तो माँ ने इनकार नहीं किया और वो दोनों हरिद्वार चले गए। वह लड़की साहिबा बड़ी नाजुक सी और रेशम सी लड़की थी। वह बड़े ही सादा लिबास में रहती थी, जिस पर राह चलते खामखा किसी का ध्यान नहीं पड़ता था। वे दोनों जब हरिद्वार पहुंचे, शाम उतर आई थी। गंगा के किनारे बने एक आश्रम में उन्होंने 2 कमरे लिए। रात एक घड़ी रहती थी जब साहिबा ने उस लड़के के कमरे में जाकर उसे जगाया। कहा, सुबह का चढ़ता सूरज गंगा के किनारे खड़े होकर देखते हैं। लड़का अभी नींद में था, लेकिन उठकर हाथ मुंह धोकर उसके साथ गंगा के किनारे पर चल दिया। वहां साहिबा ने चढ़ते सूरज की लाली आसमान में भी देखी और उसका साया गंगा के पानी में भी, और फिर गंगा में नहाने के लिए वह आहिस्ता से उसी तरह कपड़े पहने पानी में उतर गई। लड़का किनारे पर खड़ा था। ना कोई तौलिया पास था, ना बदलने के लिए कपड़े, इसलिए वह पानी में नहीं उतरा। किनारे पर बैठकर यूं ही पानी से खेलता रहा। अचानक उसने देखा, सामने साहिबा खड़ी थी। अभी घुटने घुटने पानी था, लेकिन वहां खड़ी वो दोनों हाथ जोड़कर सूरज की ओर देख रही थी, जैसे सूर्य नमस्कार कर रही हो। लड़का हैरान सा उसकी ओर देखता रहा। फिर जब वह पानी से बाहर आई, गीले कपड़ों में कुछ कांपती सी, तो लड़के ने कहा, आते समय तौलिया और कपड़े बदलने के लिए ले आने चाहिए थे। साहिबा मुस्कुरा दी। सामने तो आश्रम है, दूर नहीं, वहां जाकर कपड़े बदल लूंगी। आश्रम में कपड़े बदलकर चाय पीकर लड़की ने कहा, मुझे शहर के बाजार ले चलो, यहाँ ही कुछ चीजें खरीदूंगी। लड़के ने कहा, मेरा ख्याल है अभी शहर का बाजार खुला नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल पड़ते हैं, शायद तब तक खुल जाएगा। उस शहर के गलियों जैसे छोटे छोटे बाजारों में कुछ कौड़ियाँ, शंख भी बिक रहे थे, रुद्राक्ष की मालाएं भी, राम नाम वाले अंगोछे भी, कहीं कहीं पर केसर की डिबिया भी थी, कस्तूरी के नाफे भी। लड़की वह सब देखती रही। फिर आगे जाकर उसकी नजर उस दुकान पर पड़ी जो किनारे के दुपट्टे से भरी हुई थी। वहां कांच की चूड़ियां और हाथी दांत के सुर्ख चूड़े भी बिक रहे थे।
साहिबा ने उस दुकान पर खड़े होकर अपनी कलाई का नाप देते हुए दुकान वाले से कहा, मेरी नाप का चूड़ा निकाल दीजिए। और साहिबा ने वहीं खड़े होकर दोनों हाथों में चूड़ा पहन लिया और साथ किनारी का एक दुपट्टा भी खरीदा और थोड़ा सा सिंदूर भी। लड़के ने हैरान होकर कहा, साहिबा इसका क्या करोगी? मान लिया शौक होगा, लेकिन ये पहनकर वापस किस तरह जाओगी? तुम्हारे जाने में मुश्किल हो सकती है, वहां कस्टम वाले। लड़की हंस दी, कस्टम वालों को मेरी बाहों से क्या मतलब? लड़के ने फिर कहा, लेकिन ये तू कर क्या रही है? साहिबा ने कहा, खुदा को कर्जदार कर रही हूं। वे दोनों जब हरिद्वार से लौटे, साहिबा के माथे पर सिंदूर की बिंदिया भी लगी हुई थी, मांग में भी सिंदूर दिख रहा था, बाहों में लाल चूड़ा पहना हुआ था और सिर पर किनारी वाला दुपट्टा भी। कहने वाली बात नहीं थी, आज साहिबा को रूप चढ़ा हुआ था। माँ हैरान सी देखती रह गई। फिर उसने साहिबा से तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन बेटा जब अकेले में हुआ तो माँ ने उससे पास जाकर पूछा, बेटे सच बता, वहां तूने साहिबा से ब्याह तो नहीं कर लिया? बेटा हंस दिया, नहीं माँ, विवाह जैसी बात ना उसने कही ना मैंने कही, बस उसका शौक था, उसने चूड़ा पहन लिया। माँ के मुंह से निकला, मरी अपने देश में इस तरह चली गई तो वे लोग जाने उसके साथ क्या करेंगे। ये बात ना माँ जानती थी ना बेटा, और शायद साहिबा भी जानते हुए नहीं जानना चाहती थी। घर का बाप चुपचाप सभी रंग देखता रहा और मन ही मन लड़की की जरूरत पर हैरान होता रहा। अगली सुबह साहिबा के जाने का दिन था। वह वीजा की खातिर तारीख थी। सुबह का नाश्ता करने के बाद बेटे ने गाड़ी निकाली साहिबा को एयरपोर्ट पर ले जाने के लिए। जाने के वक्त माँ ने एक बार एक हसरत से साहिबा की ओर देखा और साहिबा ने आगे होकर माँ को बाहों में ले लिया। घर के बाप को भी हाथ जोड़कर सलाम कही और एयरपोर्ट पर जाने लगी, उसी तरह चूड़ा चुनरी पहनकर। उसी समय इत्तेफाक से उस लड़के का एक दोस्त आ गया जो दफ्तर की ओर से एक लंबा टूर करके आया था। वह अपने दोस्त से मिलने आया था। लड़के ने उसके साथ साहिबा का तारुफ कराया, कहा वक्त तो हो गया है एयरपोर्ट पर जाने का, लेकिन 5 मिनट तेरे साथ मिलकर बैठ जाते हैं। नीचे की मंजिल पर तीनों बैठक में बैठ गए तो दोस्त ने पूछा, आप दरगाहों की ज़ियारत करने आई थी? साहिबा ने कहा, किसी दरगाह पर तो नहीं गई, लेकिन ज़ियारत करने आई थी। और लड़की का नाम साहिबा सुनकर दोस्त ने हंसते हुए कहा, और इस साहिबा का मिर्जा कहाँ है? लड़की भी हंस दी, कहने लगी, मिर्जे तो हमेशा ही दुश्मन कबीलों में होते हैं और अब भी वह दुश्मन कबीले का है। और उस घड़ी साहिबा ने नजर भरकर लड़के की ओर देखा, फिर आंखें झुका ली। उठते उठते दोस्त ने एक बार फिर पूछा, क्या इस बार साहिबा में वह जरूरत नहीं कि मिर्जे के साथ चल दे? लड़की ने जल्दी से कहा, यह साहिबा अपने मिर्जे को बाप के कबीले वालों से मरवाना नहीं चाहती। और यह कह वह जल्दी से बाहर खड़ी गाड़ी में बैठ गई एयरपोर्ट पर जाने के लिए। साहिबा आई थी जैसे बहिश्त की ओर से हवा का एक झोंका आता है और फिर चली गई। कई दिन एक खामोशी में गुजर गए, यूं ही रोज के कामों से मरे हुए। और फिर एक खत आया साहिबा का, घर के बेटे के नाम। लिखा था, बहुत शुक्रिया, तुम्हें देखकर मुझे कई जन्म याद आते हैं। हालांकि हमारे में जन्मों की बात करना कुफ्र है, लेकिन मैं क्या करूं? मैंने वे देखे हैं, वे भी तुम्हें देखकर याद आए। बस इतना खत था और नीचे एक पंक्ति थी, इस जन्म में अपने मिर्जे की जलानवात साहिबा।
खत में उसका कुछ नहीं लिखा था। शायद वो जानती थी अब उसका अता पता कुछ नहीं कर सकता। आशा है आप सभी को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।